वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 15 मई 2021 और 15 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ और बिहार पुलिस जैसे अन्य सभी परीक्षाएं जो खासकर बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के तहत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। अगर आप यहाँ पे पहली बार विजिट किए हैं तो जाइए सभी वीडियो को देखिए, ये निसंदेह आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर इस वीडियो के पीडीएफ फाइल की बात करें तो अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये चारों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर रोजाना पीडीएफ के लिए जो रोजाना करंट अफेयर्स का पीडीएफ होता है उसका जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहां भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं उसे। चलिए, अब यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस महान व्यक्ति के निजी सचिव रहे वी कल्याणम का हाल ही में निधन हो गया। तो ये महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का हर राइट आंसर होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में, मतलब कि निजी सचिव जो थे वी कल्याणम महात्मा गांधी के, तो तमाम इन्फॉर्मेशन जो डिटेल में था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आई होप कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन याद हो। ठीक है, जो भी चीजें आपसे, मतलब जो भी प्रश्न आपसे वीडियो के लास्ट में पूछा जाता है आप लोग उसका आंसर जरूर किया कीजिए, इससे ये होगा कि वो आपको याद रहेगा। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं। अब मई माह से संबंधित प्रमुख दिवस व तिथियां उन्हें देख लेते हैं। सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और मई माह का पहला रविवार विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो होता है मई माह का दूसरा शनिवार को मनाया जाता है और इस वजह से ये इस बार यानी कि 2021 में 8 मई को पड़ा है। और 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस और आज है 15 मई और आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो जैसे जैसे ये डेट बढ़ेगा वैसे वैसे चीजों को यहाँ पे मैं अपडेट करता चलूंगा। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे डेट हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं ऐड नहीं करता हूँ। जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। तो ये सभी जो है यहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे मतलब आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर कितनी मई कर दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 मई कर दिया गया है। इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूं कि बिहार सरकार ने लॉकडाउन फिर से 10 दिनों के लिए यानी कि 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। ये ध्यान रखिएगा, बढ़ाकर ये 25 मई किया गया है। दरअसल राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में पहला लॉकडाउन 5 मई से 15 मई के बीच लगाया गया था। कोरोना की जो दूसरी लहर थी उस दौरान 5 मई से 15 मई तक बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था और अभी हाल ही में इसे बढ़ाकर के 25 मई किया गया है। और इस दौरान सभी दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक खुली रहेगी और शादी एवं श्राद्ध में सिर्फ 20 लोग ही शामिल होने की अनुमति है। हालांकि पहले जो अनुमति थी ये 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी, ये ध्यान रखेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ये लॉकडाउन की अवधि दूसरे चरण में ये बढ़ा करके 25 मई कर दिया गया है। चलिए, यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को पुनः एक बार देख लेते हैं। ये हालांकि छोटे छोटे फैक्ट हैं लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चीजों को जब बार बार देखते हैं तो वो आपको याद रहता है, इसीलिए आप यहाँ पे मैं हर बार यहाँ पे दोहराता हूँ। यहाँ पे बिहार की चौहद्दी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ध्यान रखेगा। तो उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर बिहार की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है जो कि नेपाल के साथ लगती है, वो ध्यान रखेगा। और राज्य के साथ जो सीमा साझा करती है वो 3 राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिहार की राजधानी है पटना। अभी वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान रखेगा। अगला है राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। और जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य जो है ये जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में पौधे वृक्ष है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जा सकते हैं, हालांकि ये यूनिक है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, 2 स्वास्तिक के बीच में पौधे वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। चलिए, दूसरा प्रश्न है हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर कौन पुनः नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केपी शर्मा ओली यानी कि खड़ग प्रसाद शर्मा ओली इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट है। इसके बारे में आइए डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में नेपाल में विपक्षी दल सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाने में असमर्थ रही, जिसके बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने 65 वर्षीय खड़ग प्रसाद ओली शर्मा को देश का 41वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है खड़ग प्रसाद ओली शर्मा, जो कि 41वें प्रधानमंत्री पद पर ये नियुक्त हुए हैं नेपाल के। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि केपी शर्मा ओली यानी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली को 30 दिन के भीतर विश्वास मत हासिल करना होगा, नहीं तो दोबारा चुनाव हो सकता है नेपाल में, तो ये ध्यान रखना है।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात आई है नेपाल की, तो नेपाल से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, ये नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेपाल एक दक्षिण एशियाई राष्ट्र है और नेपाल के 85% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी हैं, ये ध्यान रखना आपको। नेपाल विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है और नेपाल की राजभाषा नेपाली है और लोगों को यहाँ की मतलब नेपाली कहा जाता है। और संसार में सबसे जो ऊंची चोटी है, संसार की सबसे ऊंची चोटी में 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 जो है ये नेपाल में है, जिसमें कि संसार का सबसे सर्वोच्च शिखर जो कि एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर एवरेस्ट को नेपाल में लोकल मतलब लैंग्वेज में सागर माथा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो संसार की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट माउंटेन है ये नेपाल में ही है, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ की जो राजधानी ये काठमांडू है जो कि नेपाल का सबसे बड़ा नगर है और यहाँ की राजभाषा मैंने बताया आपको नेपाली और मुद्रा यहाँ की जो है ये रुपया है और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री यही बने हैं खड़ग प्रसाद ओली। तो ये ध्यान रखना आपको, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, बिहार जी के, ये सभी यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। टेस्ट सीरीज में सभी प्रश्नों का आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज को अटेंड करेंगे और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ मिलेगा, आपको कोई प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेवारी हमारी होगी। यहाँ पर आपको 2021 का सारा करंट अफेयर्स मिलेगा इस पेड ग्रुप के तहत। यहाँ पर अगर आप बोलेंगे तो आपको 2020 वाला जो हमारा वार्षिकांक था वो भी आपको दिया जाएगा और इसके अलावा बिहार जीके की आपकी संपूर्ण तैयारी इस पेड ग्रुप में हो जाएगी। आपको यहाँ पे बीपीएससी का जो प्री एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो भी मिलेगा और इसके अलावा इतिहास के कुछ पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर इस पेड ग्रुप में दिए जाएंगे। यहाँ पर इसका जो फी है ये 399 है, ओनली 399 में ये सारी चीजें आपको एकदम से अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। आपको एक भी मतलब कह सकते हैं एक भी प्रकार कोई भी शिकायत नहीं होगा। आप इसका डेमो पीडीएफ मंगाने के लिए जो स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज करें, उसके बाद आपको डिटेल जाएगा, डेमो जाएगा, आप देख लेंगे, उसके बाद निर्धारित करेंगे आपको लेना है या फिर नहीं। तो अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें, ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए तीसरा प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने बाढ़ की समस्या को देखते हुए कब तक संवेदनशील स्थानों और तटबंध की मरम्मत करने का फैसला किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 30 मई 2021, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में डिटेल बता दूं कि पिछले साल 2020 में संवेदनशील स्थानों की मरम्मत के साथ साथ तटबंध के कटाव को देखते हुए बाढ़ के पूर्व 269 स्थानों को यानी कि 269 योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी, ये ध्यान रखना आपको। और इसके तहत अब इस साल 2021 में बढ़कर यह 298 हो गया है और इस परियोजना पर कुल मिलाकर 1100 करोड़ खर्च किए जाने का प्रावधान है। तो ये ध्यान रखिएगा 2021 में जो कुल संस्थान का मतलब चयन किया गया है कि 298 स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसका जो मरम्मत का कार्य है ये 30 मई 2021 तक ये किए जाने का फैसला किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए चौथा प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 13 राज्यों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में भारत के 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करना है और इसी उद्देश्य से यह शुरू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कोविड-19 के विरुद्ध गरीबी के जो मतलब मार से जो लोग प्रभावित हैं गरीबी की मार से, तो उन्हें मतलब एक तरह से सहायता के तौर पर ये मतलब शुरू किया गया था, यही इसका उद्देश्य है। और ये भी हाल ही में 13 राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कौन सी किस्त जारी की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये 8वीं किस्त जारी किया गया। ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बता दो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई 2021 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्कीम के तहत 8वीं किस्त जारी की और इसमें कुल 9.5 करोड़ किसानों को 2-2 हजार की राशि ट्रांसफर की गई। ये आपको ध्यान रखना, कुल मिलाकर 9.5 करोड़ किसानों को 2-2 हजार की राशि ट्रांसफर की गई है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत हुई थी ये 1 दिसंबर 2018 को मतलब लागू किया गया था। तो 1 दिसंबर 2018 को किसानों के सम्मान के लिए शुरू किया गया था और जिसके तहत 6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा होती है। इसमें बिचौलिए का कोई भी काम नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई जो लागू जो हुई थी ये 1 दिसंबर 2018 से हुई थी और ये भी हाल ही में इसकी 8वीं किस्त जारी की गई है 14 मई 2021 को। कुल मिलाकर 9.5 करोड़ किसानों को मतलब ये किस्त जारी की गई। तो ये सारी चीजों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे बात है प्रधानमंत्री मोदी की। तो प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित कुछ प्रमुख इन्फॉर्मेशन है, उन्हें आप याद रखिए जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और वे 26 मई 2014 से लगातार भारत के मतलब कि दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वसेवक संघ के सदस्य हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। 6ठा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य शामिल हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें 12 सदस्य शामिल हैं। इस समिति में कुल मिलाकर मतलब ये जो टास्क फोर्स का गठन हुआ है इसमें 12 सदस्य शामिल है। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल यानी कि टास्क फोर्स में मतलब इसका गठन किया गया है, जिनमें कि 12 सदस्य शामिल हैं। और यह कार्यबल ऑक्सीजन सप्लाई के ऑडिट के लिए उपसमूह बनाएगी और केंद्र सरकार को अपनी सुझाव देगी। और इसके अलावा यह नेशनल टास्क फोर्स यानी कि कार्यबल भारत में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन करेगी तथा निगरानी का भी काम करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस गठन जो हुआ है ये टास्क फोर्स का, तो इसमें 12 सदस्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो गठित हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही गठित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रमेश पवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हाल ही में पूर्व भारतीय स्पिनर रमेश पवार को डब्ल्यू.वी. रमन की जगह पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अब जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है रमेश पवार। ये अभी हाल ही में डब्ल्यू.वी. रमन का जगह लिए और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि रमेश पवार इससे पहले भी टीम के कोच रह चुके हैं, लेकिन 2018 T20 विश्व कप के बाद क्रिकेटर मिताली राज के साथ विवाद होने के बाद इन्हें निलंबित कर दिया गया था, लेकिन इन्हें पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रमेश पवार। ये भी ध्यान रखिएगा ये किन की जगह पर है, तो ये डब्ल्यू.वी. रमन की जगह पे है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सबसे मतलब सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? किस देश के विशेषज्ञों का कहना है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में ये डिटेल में जानते हैं कि चीन की जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। और इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने भी यह अनुमान लगाया था कि भारत 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, ये ध्यान रखेगा। और इसके अलावा 2050 तक भारत में चीन से लगभग 27 करोड़ 30 लाख लोगों की बढ़ोतरी होने की संभावना है, ये बात कही गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको याद रखना है। अगर ऐसा होता है जनसंख्या में जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है तो ये मतलब कि कह सकते हैं कि भारत पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला राष्ट्र बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये भी हाल ही में असम सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में ये डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी कि फर्म्स का शुभारंभ किया है। और यह प्रणाली असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्म्स के शुभारंभ के साथ असम भारत का ऐसा राज्य बन गया, पहला ऐसा राज्य बना जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है, ये ध्यान रखेगा। चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी में बहाव के साथ साथ असम हर साल भयंकर बाढ़ और मिट्टी के अपरदन का शिकार होती है। अपरदन होता है कि मिट्टी का कटाव को अपरदन कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखते हुए सरकार ने ऐसी प्रणाली को विकसित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे लिखा है कि इसी कारण इस प्रणाली को मतलब अपनाया गया है असम सरकार के द्वारा, ये ध्यान रखना है। और हालांकि ऐसी प्रणाली की आवश्यकता बिहार को भी है और बिहार इस पर काम भी कर रही है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया था कि बिहार सरकार मतलब कि बाढ़ के पूर्वानुमान को मतलब बताने के लिए एक ऐसी प्रणाली पे काम कर रही है, एक ऐसी तकनीक विकसित कर रही है। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में ये जो रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया, शुभारंभ किया गया है, ये भी असम के द्वारा किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 10वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से भारतीय मूल के किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है भारतीय मूल की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। अभी हाल ही में 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार इन्हें समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और
पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, सी फूड के बारे में जो भी मतलब प्रणालियां हैं इसे विकसित करने के लिए जो संवेदनशील रवैया था उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार के बारे में एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बता दूं कि यह पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। खाद्य और कृषि का जो नोबेल पुरस्कार कहलाता है ये विश्व खाद्य पुरस्कार कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कितने उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीका का ट्रायल को मंजूरी दे दिया है? कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके के ट्रायल के दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। और ये कोवैक्सीन टीके की मतलब की मंजूरी को मतलब ट्रायल को मंजूरी दिया गया है, ये मंजूर दिया गया ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण राजधानी पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है और गांधी मैदान में कब से ईद की नमाज पढ़ी जाती आ रही है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर मैंने आपको डिटेल में वहां पे बताया था। तो अगर आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं, इसके बारे में लिखिए। जब आप चीज़ों को लिख देते हैं तो ये आपको लंबे समय तक के लिए याद रहता है, तो इसके बारे में जरूर लिखें। और यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे पेड ग्रुप को तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप में pre21 लिख के मैसेज करें, आप डेमो पीडीएफ देखें, उसके बाद निर्धारित करें आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया था तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको इस तरह की चीजें प्रोवाइड होती है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।